गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि आप लोगों को मालूम है, हम लोग आपकी क्लास 10 हिस्ट्री एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक और उसका चैप्टर 3 नेशनलिज्म इन इंडिया पढ़ रहे हैं। और इससे पहले 2 पार्ट मैंने आपको प्रेजेंट किए हैं। थर्ड पार्ट आपको मैं देने जा रहा हूँ। बच्चों, पेज नंबर है आपका 3, ठीक है। और हम लोग गांधी जी के बारे में पढ़ रहे थे, उनके आइडिया ऑफ सत्याग्रह के बारे में पढ़ रहे थे। 1 2 3 4 5 6th लाइन, 1 2 3 4 नो सॉरी फिफ्थ लाइन इस पैराग्राफ की, जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, उसकी 5th लाइन। यहाँ से हम लोग पढ़ते हैं इसको। विदाउट सीकिंग vengeance or being aggressive, a satyagrahi could win the battle through non-violence। इसमें जो सत्याग्रह का जो आइडियोलॉजी थी महात्मा गांधी की, उसमें गांधी जी ने ये बताने की कोशिश की कि बिना प्रतिशोध लिए, बिना बदला लिए किसी से, या बिना क्रोधित हुए, बिना आक्रामक हुए, एक सत्याग्रही युद्ध को, लड़ाई को जीत सकता है, और वो भी अहिंसा के द्वारा। किसी भी तरह की हिंसा नहीं करने की ज़रूरत है। कोई मार पीट, मार काट या किसी को भी शारीरिक नुकसान पहुंचाने की ज़रूरत नहीं है। यदि आप अन्याय के विरुद्ध लड़ रहे हैं, अगर आप का जो काम है वो सच्चाई पे है, आप सच्चाई को प्राप्त करने के लिए कुछ भी कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से आपको आक्रामक होने की ज़रूरत नहीं है, किसी से प्रतिशोध, बदला लेने की ज़रूरत नहीं है। आप इस युद्ध को जीतेंगे, ठीक है। वेंगेंस, सीकिंग वेंगेंस मतलब होता है प्रतिशोध, बदला लेना, ठीक है ना। बीइंग एग्रेसिव यानी आक्रामक होना, ठीक। दिस कुड बी डन बाय अपीलिंग टू द कंसाइंस ऑफ द ऑप्रेसर। और ऐसा हम तब कर सकते हैं जब हम शोषण करने वाले यानी शोषक की आत्मा को जगाएं। जो शोषण कर रहा है उसकी आत्मा पे चोट करें। चोट मतलब, यहाँ पर चोट शब्द का मैंने मारने पीटने की बात नहीं कही है। मैंने कहा कि आप उसकी आत्मा, उसको इस तरह से उसके सामने हम अपनी बातों को प्रस्तुत करें कि उसकी आत्मा जागृत हो, वो आत्म मंथन करे, वो सोचे कि नहीं, मैं गलत कर रहा हूँ, मैं शोषण कर रहा हूँ, मैं अन्याय कर रहा हूँ, है ना। अपीलिंग टू द कंसाइंस ऑफ द ऑप्रेसर, people including the oppressors had to be persuaded to see the truth। और लोगों को, जिनमें कि वो हमारे शोषक भी हैं, जो हमारा शोषण कर रहे हैं, उनको इस तरीके से मनाना है, समझाना है, परसुएड करना है, मनाना है, समझाना है कि सच्चाई क्या है। आप सच को जानिए, सच को देखिए। इंस्टेड ऑफ बीइंग फोर्स्ड टू एक्सेप्ट ट्रूथ थ्रू द यूज ऑफ वायलेंस, बल्कि ये न किया जाए कि हम अपने ऑपरेसर के खिलाफ यानी अपने शोषक के खिलाफ हम हिंसात्मक रवैया अपनाएं, हिंसा का साधन अपनाएं, मार पीट करके उसको बताएं कि तुम गलत कर रहे हो, लाठी से मारें, गालियां दें, लड़ाई झगड़ा करें, प्रतिकार करें, हिंसात्मक प्रतिकार करें, और तब उसको बताएं कि देखो तुम गलत कर रहे हो। नहीं, ऐसा नहीं करना है। आपको उसकी आत्मा को जगाना है, ठीक है। बाय दिस स्ट्रगल ट्रुथ वॉज बाउंड टू अल्टीमेटली ट्रिम्फ। और ये जो संघर्ष है, ये संघर्ष
ये बताता है कि फाइनली सच्चाई की ही जीत होती है, नहीं, अंत में सच्चाई ही जीतता है। महात्मा गांधी बिलीव दैट दिस धर्म ऑफ नॉन वायलेंस कुड यूनाइट ऑल इंडियंस। और महात्मा गांधी को ये पूर्ण विश्वास था कि ये जो अहिंसा का जो धर्म है, अहिंसा का जो ये एक उनका मॉडल है, धर्म है, वो एक न एक दिन सारे भारतीय लोगों को यूनाइट कर देगा, एक कर देगा, एकता के सूत्र में बांध देगा। आफ्टर अराइविंग इन इंडिया, महात्मा गांधी सक्सेसफुली ऑर्गेनाइज्ड सत्याग्रह मूवमेंट्स इन वेरियस प्लेसेस। भारत में आने के बाद महात्मा गांधी ने भारत के बहुत सारे इलाकों में, कई इलाकों में सत्याग्रह आंदोलन को बहुत ही सफलतापूर्वक आरंभ किया, और आरंभ करने के बाद उसमें उनको बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी मिले, परिणाम भी मिले। इन 1917 he traveled to Champaran in Bihar to inspire the peasants to struggle against oppressive plantation system। 1917 में वो बिहार के चंपारण में गए, वहाँ के किसानों को उन्होंने प्रेरित किया, मोटिवेट किया कि जो ज़बरदस्ती ब्रिटिश गवर्नमेंट उनसे खेती करवा रही थी, कृषि करवा रही थी, अपने मन के फसल का। बच्चों, तुम लोगों को पता होगा उधर क्या अंग्रेज़ जो हैं वो किसानों पर दबाव डालते थे कि वो इंडिगो यानी नील की खेती करें, ओपियम की खेती करें, ठीक है, या फिर शुगर केन की खेती करें ज़बरदस्ती, ठीक है। और जो उनका प्रोडक्ट होता था, जो आफ्टर हार्वेस्टिंग, कटाई के बाद जो किसानों का प्रोडक्ट होता था, वो अंग्रेज बहुत कम कीमत, है ना, बहुत ही नॉमिनल वैल्यू, बहुत कम कीमत दे करके वो ख़रीद लेते थे ज़बरदस्ती, और किसानों को बाध्य करते थे कि नहीं, तुम अगले साल भी यही फसल बोओगे। और उसमें होता क्या था बच्चों, जैसे इंडिगो है, ओपियम है, इस सब की खेती में बहुत मेहनत लगती थी, एक बात। दूसरी बात, जो मिट्टी की, सॉइल की जो फर्टिलिटी होती है, जो मिट्टी की जो उर्वरा शक्ति होती है, जो फर्टिलिटी होती है, वो भी बहुत कम हो जाती थी, क्योंकि इन फसलों को बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत पड़ती थी, ठीक है। इंडिगो को, ओपियम को बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत पड़ती थी, और बहुत अच्छी जो बहुत मतलब वेल फर्टाइल लैंड की आवश्यकता पड़ती थी इस तरह की खेती करने के लिए। किसान अपने खाने के लिए जो फूड ग्रेन्स हैं उनकी वो खेती कर ही नहीं पाते थे, ठीक है। चलो एक बार को ठीक है, वो इंडिगो की खेती कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, ओपियम की खेती कर रहे हैं, लेकिन उसका आउटपुट भी तो उनको मिलना चाहिए था, यानी एक अच्छी खासी रकम उनको मिलनी चाहिए थी, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में इसका दाम बहुत अच्छा था। लेकिन अंग्रेज क्या करते थे, इन लोगों को एडवांस दे देते थे। जो अंग्रेज़ों के जो एजेंट होते थे, ये एजेंट क्या करते थे, ये किसानों को एडवांस, किसान बेचारे गरीब होते थे, उनको कोई ना कोई ज़रूरत रहती थी, शादी विवाह और बीमारी या साहूकार का कर्ज चुकाना या बहुत सारे काम, उसके लिए वो क्या करते थे, उनको कर्ज के रूप में एडवांस मनी दे देते थे। अब बेचारा किसान बंध गया, बंधने के बाद वो मजबूर करते थे कि जो हम कहेंगे वही खेती करोगे, और फसल जब हो जाती थी, प्रोडक्शन जब हो जाता था, तो उसको वो अपने मनमाने दाम पे लेते थे। जो एजेंट हैं, ब्रिटिश एजेंट जो होते थे, मनमाने दाम पे, कि नहीं हम तो इतने में ही लेंगे भाई, हमने तुमको पैसा दिया है, कर्ज दिया है, लोन दिया है, अब तुम, इस तरह से शोषण करते थे, हर तरह से, मतलब हर तरह से एक्सप्लॉइट करते थे बच्चों। तो विद्रोह की भावना जागने लगी किसानों में। गांधी जी को पता चला, गांधी जी गए, ठीक है। इसके अलावा वो टैक्स भी, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट जो लगान वसूलती थी, जो टैक्स, जो रेवेन्यू था, वो भी उनका लेने का सिस्टम बहुत ही एक्सप्लोटेटिव होता था, बहुत शोषणात्मक तरीके से लेते थे, मारना पीटना, उनके पशुओं को ले जा करके बेच देना, जो बेचारे वो बैल वगैरह यूज़ करते थे,
हल चलाने के लिए उनको ले जाते थे, उनकी जो एसेट्स होते थे, जो उनके कैटल्स होते थे, उनको वो ले जाते थे, है ना। तो इन सब के खिलाफ जो है उन लोगों ने संघर्ष किया, विरोध प्रदर्शन किया। गांधी जी वहाँ गए, उन्होंने उनका साथ दिया, उनको मोटिवेट किया। Then in 1917 he organized a सत्याग्रह to support the peasants of खेड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात। इसी तरह से 1917 में ही वो गुजरात के खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में गए और वहाँ पर किसानों के समर्थन में उन्होंने सत्याग्रह का आयोजन किया। Affected by crop failure and a plague epidemic, the peasants of Kheda could not pay the revenue and were demanding that revenue collection be relaxed. And the peasants of Kheda, some slight different demand of peasant of Kheda in comparison with the peasants of Champaran. They were demanding concessions, और यू कैन से रेमिशन इन पेइंग ऑफ द रेवेन्यू। यानी इनकी चूँकि वहाँ पर क्रॉप फेलियर हो गया था, यानी फसल नहीं हुई थी, सूखा पड़ गया था, और इसके अलावा वहाँ पर प्लेग नाम की एक महामारी जो चूहों से फैलती थी, महामारी जैसे अभी कोविड-19 जो फैली है महामारी, उसी तरह से प्लेग हुआ करती थी। ये भी एक तरह की वायरल डिजीज़ होती थी, चूहों में इन्फेक्शन होता था और उसके कारण ये आदमियों में, मनुष्यों में फैलती थी, और इसमें भी लक्षण आते थे वही बुखार और खांसी और ये, और डेथ हो जाती थी, ठीक है। और बहुत भयंकर महामारी होती थी बच्चों। इसमें गांव का गांव साफ़ हो जाता था, परिवार के परिवार साफ़ हो जाते थे, कोई बचता नहीं था। और जब ये बीमारी फैलती थी तो लोग घर छोड़ करके अपने रिश्तेदारों के यहाँ भाग जाते थे, ताला लग जाता था घरों में, इस तरह की स्थिति हो जाती थी। तो एक तो बेचारे क्रॉप फेलियर से परेशान थे, प्लेग एपिडेमिक हो गई थी, ठीक है। उसके ऊपर जो है अंग्रेज़ों ने किसी तरह की कोई रिलैक्सेशन नहीं किया, किसी तरह की कोई मर्सी नहीं दिखाई ब्रिटिश अथॉरिटीज़ ने। वो उनको चाहिए, वो उन्होंने कहा कि भाई हमको टैक्स चाहिए, हर साल जो टैक्स हम लेते हैं वो टैक्स हमको चाहिए। तो जो डिमांड थी उनकी, दैट रिवेन्यू कलेक्शन भी रिलैक्स्ड, यानी जो रिवेन्यू कलेक्शन है, जो लगान की वसूली है, उसको अभी रोक दिया जाए। मना नहीं कर रहे थे किसान कि हम नहीं देंगे, किसानों ने कहा कि भाई अभी हमारी हालत ख़राब है हम लोगों की, आप अभी मत लीजिए, बाद में लीजिएगा। In 1918, Mahatma Gandhi went to Ahmedabad to organize a satyagraha movement among cotton mill workers, and also Mahatma Gandhi organized a satyagraha movement, to support the cotton mill workers, the workers who were worked in cotton mill in Ahmedabad, having some demands of the वर्कर्स, है ना, अगेंस्ट द अथॉरिटीज़, अगेंस्ट द ऑनर ऑफ द इंडस्ट्री ऑफ कॉटन मिल्क, है ना। बच्चों, गांधी जी ने अहमदाबाद में जो कॉटन मिल, जो सूती वस्त्र की जो मिल थी जहाँ कपड़ा बनता है, वहाँ पर जो मज़दूरों की बहुत सारी डिमांड थी, उसके समर्थन में भी सत्याग्रह को ऑर्गेनाइज किया। नेक्स्ट आते हैं बच्चों हम लोग 1.2 द रोलेट एक्ट। बच्चों सबसे पहले बता देता हूँ ये रोलेट एक्ट ये क्या था, ठीक है। देखो, जब ब्रिटिश अथॉरिटीज़ ने देखा कि जो इंडियंस हैं वो धीरे धीरे एग्रेसिव होते जा रहे हैं इन द सेंस, मतलब वो डिमांडिंग होते जा रहे हैं और अपने राइट्स के प्रति काफ़ी सीरियस हो चुके हैं, और उनको मतलब वो उनको लग रहा है कि नहीं, अब जो है हमारे साथ गलत हो रहा है, हमें डिमांडिंग होना चाहिए, है ना। और इसके लिए वो सड़कों पर आ रहे हैं, अपने ऑर्गेनाइजेशन बना रहे हैं, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बना रहे हैं, विरोध कर रहे हैं और जिंदाबाद मुर्दाबाद भी कर रहे हैं, ठीक है। तो अंग्रेज़ों ने पहले तो बहुत ही ऑप्रेसिव मेथड्स अपनाए, लाठी चलाना, गोली चलाना, जेलों में बंद कर देना, टॉर्चर करना, बहुत सारा काम किया उन्होंने, अंग्रेज़ों ने हमारे विरोध को दबाने के लिए।
तो मैंने तुम लोगों को बताया था बच्चों एक बार कि जो ब्रिटिश थे, पिछले चैप्टर्स में बताया था मैंने, पिछले नेशनलिज्म इन यूरोप वाले चैप्टर में बताया था कि जो ब्रिटिश जो थे बाय नेचर, वो क्या करते थे, सोसाइटी के लिए जो इमोरल हो, अनैतिक हो, इलीगल हो, अवैध हो, गलत हो, उसको वो लीगलाइज करने के लिए, उसको एक कानूनी जामा पहनाने के लिए वो उसको एक कानून बना देते थे, एक लॉ के रूप में वो उसको सामने रख देते थे कि भैया ये कानून है, हम ऐसा कर सकते हैं। मैंने पिछले चैप्टर में, तुम लोगों ने अगर मेरे वीडियो को फॉलो किया हो, मैंने बताया था कि अंग्रेज, जैसे अगर कोई आदमी सामने से आ रहा है, उसको मारना है, उसको एक थप्पड़ मारना है, ठीक है, उसको एक थप्पड़ मारना है, एक स्लैप करना है उसको बिना वजह। तो अगर आप बिना वजह किसी को, सामने से कोई, आप जा रहे हैं, रोड पे जा रहे हैं, सामने से कोई आ रहा है, आप उसको बिना वजह स्लैप कर दें, एक थप्पड़ मार दें, तो डेफिनेटली ये इल्लीगल है, गैर कानूनी है। आपको इसका ऐसा करने का अधिकार नहीं। आप बिना वजह, जिसको आप जानते नहीं है, बिना वजह आप उसको थप्पड़ मार देंगे? बिल्कुल नहीं। ठीक है, तो अंग्रेज़ों ने क्या किया, कानून बना दिया अपनी पार्लियामेंट में कि भाई अगर वो, हम जा रहे हैं, हमारे सामने से अगर कोई ऐसा व्यक्ति आ जाए जिसके स्किन का कलर हमसे मैच नहीं करता, तो मे भी हमको खतरा हो सकता है। तो इस खतरे से बचने के लिए हम पहले ही एक जो है क्या बोलते हैं, हम उसको अपने प्रोटेक्शन के लिए हम उसको पहले ही स्लैप कर सकते हैं, उसको थप्पड़ मार सकते हैं। और ये कानून बनाया जाता है पार्लियामेंट में, और मतलब आज से ये लीगलाइज हो गया, लो कानून बन गया। मतलब एक गलत चीज़ जो पूरी तरह से गलत है, अनैतिक है, इलीगल है, उसको ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या बना दिया, लीगल कानून। चलो भाई, अब वो जो थप्पड़ खाया हुआ व्यक्ति है वो पुलिस स्टेशन या कोर्ट में क्लेम नहीं कर सकता। भाई कोर्ट में भी जाएगा तो बोलेगा ये तो लॉ है, तो कानून है भाई, इस जिसने थप्पड़ मारा है उसने कानूनन सही काम किया है, गलत काम नहीं किया है, आप जाइए। तो मैंने एक उदाहरण दिया, मतलब एग्जाम्पल दिया, ये मैंने एग्जाम्पल दिया, ऐसा कोई कानून नहीं था, मतलब एक एग्जाम्पल दिया कि अंग्रेज़ों की जो मेंटालिटी थी वो क्या थी। तो इसी तरह से उन लोगों ने एक रोलैक्ट एक्ट बनाया। उन्होंने देखा कि ये जो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, ये जो इंडियंस बना रहे हैं, जैसे इंडियन नेशनल कांग्रेस वगैरह बन रही है और इसके लोग विरोध कर रहे हैं हमारी नीतियों का, तो इनको सप्रेस करने के लिए, इनको दबाने के लिए एक ऐसा कानून होना चाहिए जिसमें इनको अरेस्ट कर लो, इनको गिरफ्तार कर लो। और गिरफ्तारी का नियम होता है बच्चों, अरेस्ट करने का नियम होता है। अगर यदि आप किसी को अरेस्ट करते हैं तो अरेस्ट करने के विदिन 24 आवर, 24 घंटे के अंदर आपको एक मजिस्ट्रेट के सामने, एक पावर होल्डिंग मजिस्ट्रेट जिसके पास अधिकार है, उसके सामने उस व्यक्ति को प्रेजेंट करना होता है, पेश करना होता है। और मजिस्ट्रेट डिसाइड करेगा कि उसको जेल में डाला जाए, या फिर उसको पुलिस रिमांड पे दिया जाए, या फिर उसको रिलीज़ कर दिया जाए, उसको छोड़ दिया जाए। ठीक है, उसके बाद उसका ट्रायल चलेगा, उसका मुकदमा चलेगा, ट्रायल चलेगा, यानी मजिस्ट्रेट की अदालत में, कोर्ट में ये बात चलेगी कि भाई वो गिल्टी है, एक्यूज्ड है या नहीं है। ठीक है, और उसमें फिर एडवोकेट, वकील की फैसिलिटी दी जाती है कि भाई जिस व्यक्ति को अरेस्ट किया गया है वो अपना एक एडवोकेट कर सकता है, यदि उसको कानून का ज्ञान नहीं है तो वो अपना एक अपने सहायता के लिए एक वकील अपनी सुरक्षा के लिए कर सकता है, और वकील उसकी तरफ से पैरवी करेगा, उसको मतलब अदालत में उसको प्रोटेस्ट करेगा, उसको बताएगा, अदालत को बताएगा कि नहीं, मेरा जो क्लाइंट है वो गलत नहीं है, उसको छोड़ दिया जाए। इस तरह की चीज़ें होती हैं बच्चों। अरेस्ट, किसी को भी अगर अरेस्ट करते हैं तो अंग्रेज़ों ने देखा कि यार ये तो बहुत लॉन्ग रनिंग प्रोसेस है, इसमें तो फिर हम प्रूफ भी नहीं कर पाते हैं। ठीक है, अब कोई सड़क पे जा रहा है, कोई मान लो किसी ने अगर थोड़ा सा हल्ला मचा दिया कि भाई ये हम जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगा दिए, उसने किसी को मारा नहीं, पीटा नहीं, किसी अंग्रेज अधिकारी को उसने कुछ नहीं, हर्ट नहीं किया, कोई गवर्नमेंट की कोई जो प्रॉपर्टी है उसको मतलब डैमेज नहीं किया, उसका नुकसान नहीं पहुंचाया, तो कोई केस ही नहीं बनता है। केस नहीं बनता है तो जब वो अदालत में जाएंगे तो वो तो जज को छोड़ना पड़ेगा उसको। ठीक है, जज को छोड़ना पड़ेगा। तो अब अंग्रेज़ों ने देखा कि भाई ये तो छूट जा रहे हैं, तो कोई ऐसा कानून बनाओ कि इनको जेल में डाल दो, इनको जेल में डाल दो, अदालत के सामने भी न लाना पड़े, कोई कारण भी ना बताना, ऐसा कानून ही बना दो।
तो ये रोलेट एक्ट था, इसमें था कि आप किसी भी ऐसे व्यक्ति को जो सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाता है उसको पकड़ो। कोई ज़रूरत नहीं है कि उसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने की, उसको सीधे डाल दो जेल में, है ना, और एक लंबे समय तक उसको जेल में डाले रहो। कोई ज़रूरत नहीं है आपको उसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने की, और कोई ज़रूरत नहीं है उसको किसी एडवोकेट की फैसिलिटी अवेलेबल कराने की, है ना। ये इस तरह का कानून था बच्चों, ब्लैक लॉ, जिसको लोगों ने काला कानून कहा। ठीक है बच्चों, इसको नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। ओके।